वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक कैंटरबरी टेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें चौसर की नरेटिव आर्ट के बारे में पूछा गया है कि डिस्कस चौसर्स नरेटिव आर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू द कैंटरबरी टेल्स। नरेटिव आर्ट यानी कि जो प्रोलॉग उसने डिस्क्राइब किया है चौसर ने, तो उसको डिस्क्राइब करने में जो उसकी नरेशन करने की जो आर्ट है, बताने की जो कला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। Chaucer's narrative art is most prominently displayed and praised in his epic poem The Canterbury Tales। Canterbury Tales जो है ये चौसर की एक एपिक पोएम है जो कि प्रोज ये वर्स में लिखी गई है। और चौसर की नरेटिव आर्ट को सबसे ज़्यादा इसी में कैंटरबरी टेल्स में डिस्प्ले किया गया है और इसकी प्रशंसा भी की गई है कि किस तरह चौसर एक अच्छा नरेटर है। While many sources cite Chaucer as the father of poetry, he was also keenly observant of those he met, demonstrating that he was also a shrewd student of human nature। कि बहुत सारे लोग उसको फादर ऑफ पोइट्री बोलते हैं। ये तो है ही कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फादर ऑफ पोइट्री जो है वो चौसर को कहा जाता है। और इसके साथ ही कुछ लोग उसको, बहुत सारे लोग उसको एक ह्यूमन नेचर का श्रूड स्टूडेंट भी बोलते हैं, क्योंकि श्रूड स्टूडेंट मतलब एक कुशल विद्यार्थी, कि वो हमेशा ह्यूमन नेचर को ऑब्जर्व करता रहता है। इस ये जो पिलग्रिम्स गए थे कैंटरबरी टेल्स में, जो पिलग्रिम्स थे जो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, ये खुद उनमें एक यात्री था चौसर जो था। और तो इसने वहाँ इस दौरान, इस यात्रा के दौरान उसने क्या किया, उन लोगों के बिहेवियर को, नेचर को ऑब्जर्व किया और फिर उसी को जो है प्रोलॉग के रूप में राइट कर दिया, लिख दिया। तो इसको बहुत सारे लोगों ने उसको ह्यूमन नेचर का श्रूड स्टूडेंट भी कहा, एक कुशल स्टूडेंट, एक प्रवीण स्टूडेंट कहा है। Chaucer held many great jobs in his life and so was able to move freely, not only within the upper class among royalty, but also with peasants, merchants and members of the clergy। चौसर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे महान कार्य किए हैं। वो खुद एक सोल्जर था, तो बहुत सारे उसने कार्य किए हैं। और एक सोल्जर था तो उसको इधर उधर जैसे जाना लगा ही रहता था उसका। तो अपने इन जर्नीज में वो बहुत सारे लोगों से अपने मिला है, जैसे कि अपर क्लास यानी कि रॉयल्टी, जैसे सैनिक तो वो था ही एक, तो रॉयल्टी यानी कि जो शाही परिवारों से, शाही लोगों से मिलना होता था उसका। बट आल्सो विद पीजेंट्स, उस किसानों के साथ भी, मर्चेंट्स के साथ भी, और मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी यानी कि जो चर्च के मेंबर्स होते हैं उनसे भी। तो हर टाइप के लोगों से वो मिलता रहता था। इफ परहैप्स सिनिकल इन सम इंस्टेंसेस ही हैड ए ग्रेट अप्रिशिएशन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ही मेट। हो सकता है कि कई बार उसकी एक आध जगह उसकी कोई निंदा भी हुई हो, लेकिन ज़्यादातर उसको अप्रिशिएशन ही मिली है कि अलग अलग तरह के लोगों से वो मिला और जिन जिन लोगों से वो मिला सब ने उसकी तारीफ ही की है। Chaucer's love of humor is also included, as is his sense of irony। कि इसमें उसकी प्रशंसा में, जैसे जिस तरह उसकी आयरनी की प्रशंसा की जाती है, चौसर की जो ह्यूमर से उसका लव, यानी कि जो ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर थी उसकी, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। The structural device of the pilgrimage allows Chaucer to bring together all sorts of folks। जो स्ट्रक्चरल डिवाइस यानी कि जो ये प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, इसका जो उसने स्ट्रक्चर दिया है, स्टार्टिंग कहाँ से की है, एक पोर्ट्रेचर से की है कि सभी तीर्थयात्रियों को उसने एक एक करके डिस्क्राइब किया है। तो इस जो स्ट्रक्चरल डिवाइस का यूज़ किया है चौसर ने, उसमें वो ब्रिंग टुगेदर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोक्स की, हर तरह के लोगों को वो साथ लेके चला है, हर तरह के लोगों को उसने इकट्ठा किया है, यानी कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को। दैट मेड अप मेडिवल सोसाइटी सो दैट इवन ईयर्स आफ्टर हिज डेथ द वर्ल्ड वाज एबल टू व्यू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द मिडल एजेस। उसने इस तरह से समाज के हर वर्ग के लोगों को दिखाया है कि सिर्फ उस समय ही नहीं, सिर्फ 14th सेंचुरी में ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी, यानी कि उसकी डेथ के बाद भी, यानी कि 15th सेंचुरी में भी लोग जो है एक क्रॉस सेक्शन कर पाते थे सोसाइटी का, एक कंपैरिजन कर पाते थे 14th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में समाज कैसा था। तो उस जो 14th सेंचुरी में, यानी कि जब चौसर का टाइम था, जो 1340 से 1400 तक, तो उसका एक कंपैरिजन कर पाते थे पिछला, यानी कि 14th सेंचुरी में समाज कैसा था, लोग अच्छी तरह से वो समझ पाते थे इस प्रोलॉग को पढ़ के, क्योंकि इसने समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को उठाया है और उसके बारे में पूरी रियलिस्टिक जानकारी दी है, एज इट इज़, जैसा वो था इसी तरह। कुछ भी उसने मेकअप नहीं किया है, कुछ बना के या कुछ तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया है।
तो ये एक ख़ास बात थी उसमें कि उसके डेथ के बाद भी, यानी कि नेक्स्ट सेंचुरी में भी लोग एक क्रॉस सेक्शन कर पाते थे, कंपैरिजन कर पाते थे अपनी एज का और जो पिछली एज है उसका। तो चौसर यूज्ड हिज डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव स्किल टू एक्सप्रेस ए कॉमिक विजन ऑफ ह्यूमैनिटी अनडिम्ड बाय द पैसेज ऑफ 6 सेंचुरीज, यानी कि चौसर ने डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव अपनी स्किल को यूज़ किया है कॉमिक विजन में, ठीक है। ह्यूमैनिटी अनडिम्ड, यानी कि जो सिक्स आने वाली 6 सेंचुरीज तक भी धीमा नहीं हुआ, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन चौसर ने 14th सेंचुरी का दिया था, आने वाली 6 शताब्दियों तक भी वो स्लो नहीं हुआ था, वो पुराना नहीं हुआ था, वो ऐसा नहीं हुआ था कि नहीं ये क्या है, समझ नहीं आ रहा ये क्या। तो लोग उसको आज तक भी 6 सेंचुरी के बाद तक भी रिलेट कर पाते थे। वन ऑफ द reasons Chaucer's characters are so impressive is that he had an uncanny ability to maintain an air of personal detachment। कि जो चौसर था उसका जो करेक्टर को, उसके करेक्टर्स इम्प्रेसिव लगते थे लोगों को, तो उसको वो इम्प्रेसिव दिखाता था उनको। उसका एक कारण था कि वो जो है एक अलौकिक क्षमता थी उसके अंदर कि वो मेंटेन कर पाए एयर ऑफ पर्सनल डिटैचमेंट, यानी कि जिसके जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है, उसको एक उससे रिलेटेड हर एक चीज़ को मेंटेन करना, बताना, ऑब्जर्व करना वो अच्छी तरह से कर पाता था, जिसकी वजह से लोगों को उसके जो करेक्टर है वो इम्प्रेसिव लगते थे। हिज अप्रिशिएशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ हिज करेक्टर्स अफोर्ड्स एन ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। हर एक व्यक्ति का उसने, हर इंडिविजुअल को उसने इस तरह से अप्रिशिएट किया है, बेशक उनमें कुछ कमियां भी थी कुछ करेक्टर्स में, लेकिन उसने उनको अप्रिशिएट किया है। ऑफ हिज करेक्टर्स अफोर्ड्स एन ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम, यानी कि उनका जो रियलिस्टिक जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया है बिल्कुल ईमानदारी से, उनमें कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। और जो भी उनकी क्वालिटीज़ थी, जो भी उनकी जो रियलिस्टिक जो जानकारी थी अपने करेक्टर्स की, वो उसने लोगों को प्रोवाइड की है विद अप्रिसिएशन, यानी कि उसकी कमियों में भी जो है उनकी प्रशंसा की गई है। आगे अब हम एक एक जैसे एक दो करेक्टर्स को डिस्कस भी करेंगे, उसमें ये चीज़ अच्छी तरह से दिखाई दी जाएगी। एट टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन वेदर ही इंटेंड्स टू कमेंड और रिप्रीमेंड, सो वेल डज ही ब्लेंड सटायर विद फेंट प्रेज, यानी कि कई बार तो रीडर जो है वो कंफ्यूज, ये निश्चय करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि वो उनकी तारीफ कर रहा है या उनकी थोड़ा सा उनका या अपमान कर रहा है, डांट रहा है उनको, मतलब अपमान कर रहा है या उनकी तारीफ कर रहा है। और अगर वो व्यंग्य भी करता है तो वो भी प्रेज के साथ करता है, ठीक है, मतलब उनकी तारीफ ही करता है, उनकी कमियों को भी वो तारीफ के साथ बताता है। While Latin was the language of the church and at that time most people used Old English to write, उस समय जब चौसर के समय में, चौसर ने जब इंग्लिश में लिखना शुरू किया उससे पहले लैटिन जो थी वो चर्च की लैंग्वेज होती थी, ठीक है। एंड एट दैट टाइम मोस्ट पीपल यूज्ड ओल्ड इंग्लिश टू राइट, और लिखने में वो ओल्ड इंग्लिश का यूज़ करते थे। द एमर्जिंग लैंग्वेज ऑफ चौसर्स डे वाज मिडल इंग्लिश, और जब चौसर ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो जो शुरुआत थी इंग्लिश की वो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज थी, विद लिटिल रिटन इन दैट मैनर। चौसर वर्क डिलीजेंटली, और इस लैंग्वेज में लिखने में चौसर ने बड़ी लगन से काम किया एंड क्रिएटेड ए फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट वुड सून बी वाइडली अम्यूलेटेड बाय अदर राइटर्स, और इतने मतलब उसने इस राइटिंग को इतने अच्छी तरह से पेश किया कि बाद में जो अदर राइटर्स थे, आने वाले राइटर थे, उन्होंने भी इसका अनुकरण किया, मतलब वो भी इसी लैंग्वेज में फिर लिखने लग गए थे। चौसर इज समटाइम्स रेफर्ड to as the father of English language because his efforts would lay the ground for work for modern English, और उसको चौसर को जो है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसी ने जो है आने वाले जो राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं, उनके लिए एक ग्राउंड तैयार किया, यानी कि एक नींव रखी, इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज उनको दी। तो एज सीन इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स चौसर रोट पोइट्री नोट प्रोज। कैंटरबरी टेल्स में उसने एक पोइट्री मतलब ये सारे वर्स में लिखी हुई हैं, जितनी भी टेल्स है, प्रोलॉग है, ये सब कुछ वर्स में लिखी गई है, प्रोज में नहीं। सिर्फ 2 स्टोरी जो है इसमें वो प्रोज में है, बाकी सब वर्स में ही है। ही मास्टर्ड द यूज़ ऑफ राइमिंग कपलेट्स एंड नियर राइम, तो उसने राइमिंग कपलेट्स का यूज़ भी सबसे पहले चौसर ने किया है, और राइम स्कीम जो दी है, राइम स्कीम नहीं कह सकते हम, जो राइम दी है स्टार्टिंग में हीरो जो कपलेट्स में, वो भी चौसर ने ही दी है। हाउएवर इट इज़ हिज नरेटिव स्टाइल दैट ही इज़ सो इम्प्रेसिव, और इस राइम जो दी है उसने, उसके साथ साथ जो वर्स में लिखा है उसके साथ साथ जो उसकी नरेटिव स्टाइल है, नरेटिव स्किल है जो चौसर की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है।
तो आगे हम एक आधे जब कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ पर ध्यान देना। द प्रीमाइज ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज दैट ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी वॉक्स ऑफ लाइफ कम टुगेदर टू ट्रैवल ऑन अ पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। इसमें कैंटरबरी टेल्स में मतलब प्रीमाइज यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मूलभूत जो आधार है वो क्या है कि इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। लोगों का एक ग्रुप है जो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है। कहाँ पे? वो कैंटरबरी जा रहे हैं थॉमस बैकेट की श्राइन पर। ठीक है। थॉमस बैकेट कौन है? मार्टायर्ड आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी का एक शहीद आर्क बिशप है, मतलब एक जो मुख्य पादरी होता है वो। इट वॉज बिलीव्ड दैट बाय ट्रैवलिंग, मतलब उसने उनको शहीद की करार दिया गया है क्योंकि एक राजा ने जब उस राजा की जब इन्होंने जो थॉमस बैकेट है बात नहीं मानी थी, क्योंकि उस टाइम ना जो ये थे चर्च के पादरी थे, इनका स्थान राजा से भी ऊपर होता था। तो सारी की सारी पब्लिक जो है यानी कि राजा तक भी इनकी बात मानते थे। तो एक राजा इसको अपने जो काउंसिल में लेना चाहता था। ठीक है, कि हमारे काउंसिल में यानी कि जो सभासद होते हैं उनमें ताकि अपना राजकाज चलाने में उसको दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग तो पादरी की बात ज़्यादा मानते थे। तो उसने मना कर दिया था थॉमस बैकेट ने, तो राजा ने उसको मरवा दिया था, इसलिए उसको जो है शहीद कहा जाता है। तो मार्टायर्ड आर्क बिशप, और वहाँ पे इसकी श्राइन है कैंटरबरी में, और वहीं पे ये लोग जा रहे थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट बाई ट्रैवलिंग टू ए होली प्लेस वन कुड अटोन फॉर हिज और हर सिंस। और ये माना जाता था कि जो भी इस तीर्थ स्थान पे जाएगा तो वो अपने पापों से जो है वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। बिकॉज इट वॉज समथिंग प्रैक्टाइज बाई पीपल ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। और ये उस समय के समाज के हर वर्ग के द्वारा ये जो प्रैक्टिस है, जो रीति है, ये निभाई जाती थी। चौसर की जो अपने पापों की क्षमा के लिए थॉमस बैकेट की श्राइन पे जाओ तो जो है कन्फेस करो और पापों से मुक्ति मिल जाएगी। चौसर इज एबल टू प्रेजेंट ए वाइड वैरायटी ऑफ पीपल दैट वुड नॉट जनरली इंटरेक्ट विद वन अनदर। और इस ये जो ग्रुप था लोगों का जो वहाँ पे जा रहा था, इस ग्रुप में चौसर ने जो है समाज के हर एक व्यक्ति को लिया है। हर एक व्यक्ति को मतलब एक वैरायटी को लिया है जो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते थे, बिल्कुल सहभागी नहीं थे। मतलब ये नहीं था कि सारे या तो एक रॉयल कैटेगरी को ही ले लिया, रॉयल तो इसमें था ही नहीं वैसे, जैसे कोई व्यापारी वर्ग ही था या फिर किसान वर्ग ही था या फिर सब धार्मिक लोग ही थे, ऐसा नहीं था। उसमें किसान भी थे, धार्मिक लोग भी थे, व्यापारी भी थे, उसमें जो जनरल एक डॉक्टर, वकील, ये सब जो है समाज के हर एक वर्ग से कोई ना कोई था। रिप्रेजेंटेड आर दोज हाईली रिगार्डेड इन द चर्च एज वेल एज ए लोली पार्सन। यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैंने अभी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा हाई जो पोस्ट होती थी वो चर्च के पादरी की होती थी। तो वहाँ से चर्च के व्यक्तियों से लेकर और सबसे जो लो स्थान है एक पार्सन का, यानी कि एक जो छोटा धार्मिक व्यक्ति होता है, किसान, या एक पार्सन तो होता है, पास्टर ही होता है छोटी चर्च का। तो यानी कि बड़े पादरी से लेकर छोटे पादरी तक, यानी कि बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे व्यक्ति तक हर एक टाइप का व्यक्ति उसने लिया है। द नाइट हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द वार। और जो फर्स्ट करेक्टर है नाइट, वो अभी अभी यानी कि क्षत्रिय वर्ग को भी इसने लिया है। तो नाइट जो था, योद्धा जो था, वो अभी अभी जो है एक युद्ध से लौट के आया है। और जैसे उसने देखा कि लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो वो भी बिना कपड़े बदले उसी टाइम उनके साथ चल पड़ता है, क्योंकि उसने एक मन्नत मानी हुई थी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, और वो काम उसका हो गया था। तो उसने ये सोचा कि अगर अब मैं घर चला गया, ये तो अपना यात्री निकल जाएंगे, फिर मैं लेट हो जाऊँगा, तो ये मौका है। तो वो बिना कपड़े बदले जस्ट अभी अभी आया ही था और वो उन्हीं कपड़ों में एज इट इज़ वो उनमें उनके साथ चला जाता है। और उसके साथ इसका बेटा भी है, स्क्वायर, नाइट का जो बेटा है। देयर आर आल्सो सेवरल मर्चेंट्स, व्यापारी भी हैं रिप्रेजेंट जो किए गए हैं, इंक्लूडिंग द लेजेंडरी वाइफ ऑफ बाथ। और इन व्यापारियों में एक औरत भी है जो है वाइफ ऑफ बाथ। ये बाथ जो है एक टाउन है, उस टाउन की जो है एक औरत है ये। ए वेरी कलरफुल करेक्टर, ये बड़ी एक रंगीली करेक्टर है। समथिंग एल्स दैट मेक्स द स्टोरी सो अनयूजुअल इज दैट द ऑथर इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन द स्टोरी एज अनदर पर्सन मेकिंग द पिलग्रिमेज। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौसर खुद भी इंक्लूड है इन तीर्थयात्रियों में, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है जिनकी, ये खुद भी एक तीर्थयात्री है। और जो चौसर है उसको हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं नाइट के साथ, क्योंकि नाइट वो नाइट भी एक योद्धा था, चौसर खुद भी एक सोल्जर था। ठीक है,
तो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी, लेकिन ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ये मत सोच लेना कि नाइट ही चौसर है, ये चौसर ही नाइट है। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर्स, और हाँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे लेकिन प्रोलॉग में कुछ मेन कैरेक्टर्स को ही इंट्रोड्यूस किया गया है। As the organizational element, Chaucer has his characters agree that at the end of each day of travel of the shrine, one member of the group will tell a story। तो ये जो यात्री थे इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब तक कई दिन लगने थे वहाँ पहुँचने में, तो तीर्थ यात्रा पे जहाँ ये जा रहे थे तो रास्ते में ये एक इन पे रुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि डेली एट द एंड ऑफ ईच डे, यानी कि डेली शाम को, यानी कि जब दिन के अंत में हर एक व्यक्ति दो दो जो है वो स्टोरी सुनाएगा, टेल ए स्टोरी, बल्कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दो दो स्टोरी उनको सुनानी थी। तो जो जीतेगा फिर उसको जो है वो ट्रीट वगैरह दी जाएगी। स्ट्रक्चरली चौसर यूजेस दीज टेल्स टू क्लेवरली अल्यूड टू मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीकर बट अलाउज द रीडर टू मेक हिज और हर ओन डिसीजंस अबाउट द पर्सन्स ट्रू नेचर। यानी कि जो स्टोरीज उसने चौसर ने सुनाई है वो जिस जिस करेक्टर ने सुनाई थी उससे रिलेटेड एज इट इज, जैसे उसने सुनाई है उस स्टोरी के माध्यम से ही उस व्यक्ति के करेक्टर को भी दिखाया गया है। यानी कि जिस तरह का वो करेक्टर है, जिस तरह के उसी तरह की उसने स्टोरी सुनाई है, तो उस स्टोरी के माध्यम से करेक्टर के बारे में हमें पता चल जाता था कि किसी ने अच्छी स्टोरी सुनाई है तो समझ लो उसका करेक्टर अच्छा था, किसी ने तो उसकी स्टोरी से करेक्टर को जो है वो डिटरमाइन कर लिया जाता था। तो इसमें चौसर का खुद का कोई रोल नहीं था कि उसने करेक्टर्स के बारे में अपनी तरफ से कुछ बना दिया, यानी क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी स्टोरी के माध्यम से ही अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा था कि जैसी वो स्टोरी सुना रहा है वैसा ही उसका करेक्टर है, यानी कि उस स्टोरी से पता चल जाता था कि किस टाइप का करेक्टर है। जैसे आगे आएगा, इन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बोथ इन द प्रोलॉग एंड इन द टेल्स द रीडर लर्न्स ए ग्रेट डील अबाउट ह्यूमन नेचर। और इन इस प्रोलॉग को पढ़ के और इन कहानियों को पढ़ के, जो टेल्स इन्होंने सुनाई है एक एक दो दो, तो हर एक कोई भी जो है वो ह्यूमन नेचर के बारे में अच्छी तरह से पता लगा सकता था कि किस तरह का नेचर इस व्यक्ति का है जिसने ये स्टोरी सुनाई है, और वैसे भी नॉर्मल जनरली जो ह्यूमन नेचर होता है उसके बारे में भी। मेडिवल सोसाइटी, यानी कि उस समय जो मध्यकालीन समाज, यानी कि 14th सेंचुरी की बात यहाँ पे हो रही है कि उस टाइम के लोग किस तरह के सोच वाले लोग थे, किस तरह के विचारों वाले लोग थे, और मतलब धर्म के प्रति कैसे थे, समाज के प्रति कैसे थे, और इंडिविजुअली वो कैसे थे। तो इन स्टोरीज से और प्रोलॉग से अच्छी तरह से ये कोई भी जो है समझ पाता है। इंटीग्रिटी, गुडनेस, क्वाइल, यानी कि लोगों में समग्रता, गुडनेस, क्वाइल, गाइल यानी कि छल, भी किस तरह के लोग थे 14th सेंचुरी के लोग। फॉर एग्जाम्पल, द रीडर गेन्स न्यू इंसाइट इनटू द रैच्ड बिहेवियर, सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो रैच्ड बिहेवियर के थे, जो जिन्होंने कहानी सुनाई थी उनकी कहानी से ही पता चल रहा है कि इनका बिहेवियर कैसा है। सेल्फ सेंटर्डनेस, एक आधा जो करेक्टर था वो जो सेल्फ सेंटर्ड था, ठीक है। लैशिवियसनेस, मतलब जो सेक्सुअलिटी चली, जो ये वाइफ ऑफ बाथ थी, ये ज़्यादातर इस टाइप की थी, वो खुल के मतलब बोल्डली इस टॉपिक पे बात करती थी। ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लर्जी रिप्रेजेंटेड इन द स्टोरी एक्सेप्ट द पर्सन हु इज़ ए ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड। और जो जो क्लर्जी यानी कि जो धार्मिक वर्ग के लोग थे उसको, उनकी भी जो कमियां थी वो भी दिखाई गई हैं। सिर्फ एक पर्सन है जो छोटा पादरी है, सर्वेंट ऑफ ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड है, उसको छोड़ के बाकी सभी जो है वो प्रिटेंड ही कर रहे थे, दिखावा ही कर रहे थे धार्मिक होने का, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को इसने दिखाया है। तो इनको पढ़ के कोई भी व्यक्ति यानी कि रीडर आसानी से समझ सकता है कि 14th सेंचुरी में किस किस तरह के लोग थे। जो चर्च के पादरी थे वो क्या सच में वो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, धार्मिक थे, क्या सच में धार्मिक थे। तो इस प्रोलॉग में कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो धार्मिक होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, वो रियल में धार्मिक नहीं है, सिर्फ पार्सन को छोड़ के जो एक सर्वेंट ऑफ गॉड है, यानी कि वो एक छोटा पादरी है लेकिन वो ईमानदार है अपनी जॉब में। इसको छोड़ के बाकी के जो धार्मिक व्यक्ति थे वो बिल्कुल जो है प्रिटेंड ही कर रहे थे, बिल्कुल ईमानदार नहीं थे अपनी जॉब के प्रति और अपने धर्म के प्रति। तो कंसिडर द, तो इससे पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति, उस टाइम के लोग कैसे थे। कंसिडर द वाइफ ऑफ बाथ, शी इज़ फ्रॉम द टाउन ऑफ बाथ एंड शी मेक्स ब्यूटीफुली वुवन क्लोथ्स। तो वाइफ ऑफ बाथ है, ये एक कपड़े की व्यापारी थी। और ये बाथ क्या है, वाइफ ऑफ बाथ का मतलब ये नहीं कि वो बाथ की पत्नी थी, ये टाउन का नाम है बाथ, ठीक है। तो उस टाउन से थी ये वाइफ ऑफ बाथ। एंड शी मेक्स ब्यूटीफुली वुवन क्लोथ्स, और वो कपड़ा मेक्स मतलब उसका जो एक इंडस्ट्री, एक उद्योग लगा लो, छोटी मोटी फैक्ट्री या कुछ भी लगा लो जिसमें कपड़ा बुना जाता था, बनाया जाता था।
इन द वाइफ ऑफ बाथ चौसर क्रिएटेड वन ऑफ द ग्रेट कॉमिक कैरेक्टर्स इन लिटरेचर। वाइफ ऑफ बाथ के माध्यम से चौसर ने लिटरेचर में एक कॉमिक कैरेक्टर बनाया है, लार्जर देन लाइफ एंड इम्पीरियस फेमिनिस्ट। ये जो औरत है ये दिखने में मतलब इसका जो रहन सहन था, जो इसका बिहेवियर था वो बिल्कुल इम्पीरियस था, मतलब शाही था, आउटरेजियस था, अपमानजनक भी था, क्योंकि अभी अभी बताया था कि सेक्सुअलिटी वगैरह इन टॉपिक्स पे ये खुल के बात करती है। बट फियर्सली एंड समहाउ एडमायरेबली रिजोल्यूट। और फियर्सली यानी कि थोड़ा गुस्से वाली जैसे बोलती बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ ही ये दृढ़ निश्चयी है, इसके दृढ़ निश्चय की तारीफ भी की गई है। ठीक है, अपमानजनक भी है उसको, मतलब ज़्यादातर तो उसका मजाक सा ही बनाया गया है, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी भी है, तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी की गई है। जैसा कि चौसर का एक स्टाइल है कि वो उसकी किसी भी करैक्टर की कमियों को भी उसकी प्रशंसा के द्वारा हाईलाइट करता है। शी इज़ ड्रेस्ड इन रेड। अब वाइफ ऑफ बाथ की बात यहाँ पे हो रही है कि शी इज़ ड्रेस्ड इन रेड एंड हर फेस इज़ रेड। ये एक कोट है मेरे ख्याल से, आगे चले देखते हैं। शी इज़ ड्रेस्ड इन रेड, उसने लाल कलर की जो है ड्रेस पहनी हुई है और उसका फेस भी रेड है। शी इज़ डेफ, शी इज़ क्वाइट वाइड। डेफ बहरी, मतलब थोड़ी सी बहरी नहीं, यहाँ पे ये डीफ बहरी के लिए नहीं हुआ बल्कि थोड़ी सी लापरवाह, ठीक है, इस तरह से है। इज़ क्वाइट वाइड मतलब बोल्ड है, ठीक है, खुले दिल की है। एंड हैज़ गैप्स इन हर टीथ, और उसके जो टीथ के बीच में गैप है। और हावेवर शी इज़ वेल ड्रेस्ड एंड क्वाइट सक्सेसफुल एज वेल, और वो अच्छे, उसने वेल ड्रेस्ड है, अच्छी तरह कपड़े पहने हुए, जो जिससे ये पता चलता है कि वो क्वाइट सक्सेसफुल है, मतलब उस रहन सहन से, कपड़े जो उसने वगैरह डाले हुए हैं कि ये लगता है कि वो सक्सेसफुल है, जैसे कि वो बिजनेस वूमेन तो है ही, तो वो सक्सेसफुल एज वेल। तो आगे ये जो कोट्स दिए गए हैं, मतलब पूरी लाइन्स हैं जो कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग की 453 से 462, ये जो लाइन है ये वाइफ ऑफ बाथ के बारे में ही है कि हर करचीफ्स वर ऑफ फाइनेस्ट वीव एंड ग्राउंड, यानी कि उसकी अपीयरेंस दिखाई गई है। इस तरह से उसने दिखाया है चौसर ने इस औरत को कि इस तरह से उसने हमारे सामने इसको पेश किया है जैसे कि वो हमारे सामने खड़ी हो, हम उसको देख पा रहे हो। हर करचीफ्स वर ऑफ फाइनेस्ट वीव एंड ग्राउंड, उसकी जो ओढ़नी थी, यानी कि जो उसने दुपट्टा लिया था वो फाइनेस्ट वीव, यानी कि बहुत अच्छा बुना हुआ था, बहुत अच्छा कपड़ा था उसका, जो क्या कहते हैं उसको, स्टफ बहुत अच्छा था उसका, और एंड ग्राउंड, और बिल्कुल सिंपल भी था। आई डेयर स्वियर दैट दे वेड ए फुल 10 पाउंड, और वो कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि उसका जो वज़न था वो फुल 10 पाउंड, 1 पाउंड जो है वो आधा सेर के बराबर होता है लगभग, तो फुल 10 पाउंड मतलब 5 सेर के, उसका वज़न तक भी उसने बता दिया कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि उसका जो वज़न था वो 5 सेर का था। विच ऑफ ए संडे शी वोर ऑन हर हेड, जो उसने एक संडे को अपने सिर पर ओढ़ रखा था, उस ओढ़ने की बात हो रही है। हर होज वर ऑफ चॉइसेस्ट स्कारलेट रेड, उसके जो होज के होते हैं, जैसे कि उसकी जुराबें होगी, तो मतलब होज में सारी चीज़ें आ जाती है, जो जैसे कि अंडरगारमेंट्स होते हैं, जुराबें होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुराबों की बात की गई है। होज वर ऑफ द चॉइसेस्ट स्कारलेट रेड, उसके बहुत अच्छे जो स्टफ के, बहुत अच्छे कपड़े के बने हुए थे उसकी जुराबें, जो बिल्कुल सुर्ख लाल रंग की थी। क्लोज गार्टर्ड एंड हर शूज वर सॉफ्ट एंड न्यू, और उसकी जो शूज़ थे और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट और न्यू थे। बोल्ड वाज हर फेस, उसका फेस भी बोल्ड था, एंड फेयर था, एंड रेड ऑफ ह्यू, और बिल्कुल रेड था। शी हैड बीन रिस्पेक्टेबल थ्रू आउट हर लाइफ, और उसकी पूरी जीवन भर उसकी वो रिस्पेक्टेबल रही है, लोग उसका सम्मान करते थे। विद 5 चर्च्ड हस्बैंड्स ब्रिंगिंग जॉय एंड स्ट्राइफ, और उसके 5 हस्बैंड्स, मतलब उसने 5 शादियाँ की थी, ब्रिंगिंग जॉय एंड स्ट्राइफ, तो जिन 5 शादियों के दौरान उसने बहुत सारा जो है आनंद वगैरह लिया है। नॉट काउंटिंग अदर कंपनी इन यूथ, बट देयर इज़ नो नीड टू स्पीक इन ट्रुथ। तो इस तरह वो अपने बारे में जो है वो खुल के बताती है, इसके बारे में अपनी जो कि सच्चाई बताती है कि ये मेरी 5 शादियाँ हुई हैं और क्या क्या उनके साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया है उस सब के बारे में। तो चौसर डिस्क्राइब्स हर एज इफ़ शी स्टैंड्स बिफोर हिम, चौसर इस तरह उसको डिस्क्राइब करता है कि जैसे कि वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो। ही एम्प्लॉयज सेवरल डिवाइसेस टू ब्रिंग द वाइफ अलाइव बिफोर आवर वेरी आइज, और बहुत सारी डिवाइसेस का यूज़ करता है, मतलब वो उसको हमारे सामने इस तरह पेश करने के लिए कि जैसे कि हमारे सामने बिल्कुल वो जिंदा खड़ी है।
तो बिल्कुल बारीकी से उसका डिस्क्रिप्शन देता है। हिज वर्नाकुलर मेक्स हिज राइटिंग सीम कैजुअल एंड फ्रेंडली, और उसकी जो भाषा थी, जिस भाषा में उसने इसको लिखा है वो बिल्कुल कैजुअल थी और फ्रेंडली थी, यानी कि उसने अपने जो मदर टंग है उसमें इसको लिखा है। आई डेयर स्वीयर, जैसे कि एक ये इसने वर्ड ऊपर यूज़ किया, आई डेयर स्वीयर, कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ। देयर इज़ ह्यूमर इन हिज एग्जैगरेशन विद रिगार्ड टू द वेट ऑफ हर हेड ड्रेस, और इसमें यानी यहाँ पे एक ह्यूमर यानी कि मजाक सा भी थोड़ा दिखाया गया है, ह्यूमर दिखाया गया है जिस तरह उसने उसकी हेड ड्रेस को जो है एग्जैगरेट किया है। ए फुल 10 पाउंड, कि उसका वजन कितना था, 10 पाउंड था। We can only imagine that her wealth and a desire to be seen has prompted her to wear hose, और ये हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि जो वो अपने आप को वेल्दी दिखाना चाहती थी और अपने आप को बिल्कुल प्रॉम्प्टेड यानी कि बिल्कुल शो ऑफ था, मतलब दिखाना चाहती थी, तो इस वजह से उसने जो है वो होज वो डाले थे, इतनी अच्छी जो कपड़े की जो जुराबें हैं वो डाली थी, ऑफ द चॉइसेस्ट स्कारलेट रेड, जो कि बिल्कुल सुर्ख लाल रंग की थी। हर फेस इज़ बोल्ड, उसका फेस भी बोल्ड है। शी इज़ ऑनेस्ट एंड फोर्थ राइट, वो बोल्ड भी है, ईमानदार भी है और निष्कपट है, यानी कि जो भी वो बात करे बिल्कुल खुले दिल से, बिल्कुल बिना किसी कपट के, बिना किसी दिखावे के बोल रही है। शी डज नॉट मीन्स वर्ड्स, वो अपने बारे में जो भी बात बता रही है, यानी कि जो उसने स्टोरी सुनाई, ठीक है, तो बल्कि उसकी स्टोरी खुद से रिलेटेड थी, तो उस स्टोरी के दौरान उसने शब्दों को बना कर नहीं बोला, मतलब कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया कि थोड़ा सुधार करके बोल दिया है। एज वी विल डिस्कवर व्हेन शी शेयर्स हर टेल, जब वो अपनी स्टोरी बता रही है, ये हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है। वी डिस्कवर दैट शी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स एंड इज़ लुकिंग फॉर 6th हस्बैंड, और हमें ये पता चला है कि उसकी स्टोरी के द्वारा कि उसने 5 शादियाँ की हैं और अब वो 6th हस्बैंड की जो है वो तलाश में है। शी इज़ बाउडी विद हर जोक्स, और वो बिल्कुल अश्लील टाइप के जोक्स भी सुनाती है। विद नो अपोलॉजी, और उसको कोई अफसोस नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ भी, मतलब उसको ये नहीं है कि मैंने क्या बता दिया, बोल्डली वो अश्लील जोक्स सुनाती है। आवर नरेटर रिवील्स दैट शी डिड हैव dalliances इन हर यूथ, और जो नरेटर यानी कि चौसर है वो ये भी रिवील करता है कि उसने अपने जो युवावस्था में बहुत सारी रंगरलियाँ भी उड़ाई होंगी। बट सिंस देन, क्योंकि वो ये सब चीज़ें चौसर नहीं बता रहा, क्योंकि उसकी स्टोरी से जो उस वाइफ ऑफ बाथ ने बताया उसके द्वारा ये सारी चीज़ें जो है डिस्कवर हुई हैं। बट सिंस देन हैज़ बिहेव्ड प्रॉपरली विद इन द कन्फाइंस ऑफ मैट्रिमनी, तो इतनी बोल्ड बिंदास होने के बावजूद भी उसने जो है प्रॉपरली बिहेव किया है अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी की सीमाओं में रहते हुए। जब तक वो शादीशुदा किसी जो कमिटमेंट में थी, जब तक उसने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था उसको। जो डाइवोर्स वगैरह होने के बाद उसने दूसरी शादी की, फिर उसने दूसरी शादी की, यानी कि उसने शादियाँ की है, ये नहीं कि एक शादी करके और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए हैं, ऐसा उसने नहीं किया। ठीक है, डाइवोर्स दिए हैं और शादियाँ की हैं, लेकिन उसने जो शादी की सीमाएं होती हैं उनको नहीं तोड़ा कि शादीशुदा होते हुए कुछ ऐसा करना। हर टेल इज़ इन कीपिंग विद हर पर्सनल क्वेस्ट फॉर मैरिज अगेन, और उसकी जो कहानी जो उसने टेल सुनाई है वो भी इसी से रिलेटेड थी, जिससे ये डिपिक्ट होता था कि वो अब भी अपनी जो है दोबारा फिर से मैरिज करने की तलाश में है। When it is her turn, the wife tells a tale of सर गवेन। अब उसकी स्टोरी पे आते हैं कि जब उसकी बारी आई कहानी सुनाने की, तो उसने सर गवेन की कहानी सुनाई। वन ऑफ किंग आर्थर्स नाइट, किंग आर्थर के नाइट्स में से एक नाइट था सर गवेन, हु इज़ पनिश्ड फॉर फोर्सिंग हिमसेल्फ अपॉन ए मेडन, जो जिसको पनिश्ड फॉर फोर्सिंग हिमसेल्फ अपॉन ए मेडन, उसको सज़ा दी गई थी एक औरत के द्वारा। ही मस्ट सर्च फॉर द आंसर टू रिडल टू सेव हिज सॉरी हाइड फ्रॉम डेथ, इसमें उसको एक पहेली दी गई थी कि या तो इसको सुलझा दो नहीं तो मारा जाएगा, तो मृत्यु से बचने के लिए उसको उस पहेली को सुलझाना था। विदाउट द आंसर इन ए ईयर्स टाइम, अगर उसने 1 साल के अंदर इसका जो आंसर नहीं दिया, ही विल बी एग्जीक्यूटेड, तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। द क्वेश्चन इज, तो पहेली क्या थी, व्हाट इज़ इट दैट ए वुमेन ट्रूली वांट्स, उस औरत ने उसे ये पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक वुमेन दिल से चाहती है, मतलब एक वुमेन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। तो गवेन ट्रेवल्स फॉर 364 डेज, तो एंड फाइनली मीट्स ए क्रोन, तो वो ट्रैवल करता है 364 दिन तक, तो उससे एक बुढ़िया से वो मिलता है। हु विल गिव हिम, तो 364 दिन के बाद, यानी कि 2 ही दिन बचे हैं, 1 या 2 दिन बचा है,
तो वो उसका आंसर देने में, तो उसको एक बुढ़िया मिलती है हु विल गिव हिम द आंसर, जो उसको आंसर देगी, बट ही मस्ट प्रोमिस टू मैरी हर इन एक्सचेंज फॉर सेविंग हिज लाइफ। अब अगर उसको आंसर चाहिए तो उसको उस बुढ़िया से शादी करनी पड़ेगी। अगर वो शादी करने से मना कर देता है तो वो उसको आंसर नहीं बताएगी, और अगर वो आंसर उसको नहीं मिला तो उसकी वैसे भी डेथ होनी है। तो उसने सोचा कि डेथ होने से तो अच्छा इसके साथ शादी ही कर ले। तो शी प्रोवाइड्स द आंसर टू द रीडल एट कोर्ट। उसने कहा कि उसने वो जो आंसर था उस पहेली का वो कोर्ट में दिया, विच इज़ हर वे विद मैन इन ऑल थिंग्स और रैदर गेटिंग हर ओन वे ऑल द टाइम। जो आंसर क्या था, हर वे विद मैन इन ऑल थिंग्स, कि वो और रैदर गेटिंग हर ओन वे ऑल द टाइम। इसका मतलब था कि हर एक तरीके से उसका उसका अधिकार उसके ऊपर हो, पूरा अधिकार उसके ऊपर हो, पूरा कंट्रोल हो। तो उसको जो हर तरीके से वो जैसे उसके ऊपर उसका पूर्वाधिकार हो, सर्वाधिकार उसका हो, ये एक औरत चाहती है। गवेन मस्ट कीप हिज प्रोमिस टू मैरी द क्राउन और डाई। अब गवेन मस्ट कीप हिज प्रोमिस टू मैरी द क्राउन और डाई। अब गवेन को जो है अपना वचन पूरा करना था कि या तो वो उससे शादी करेगा, उस जो बुढ़िया औरत थी, या फिर उसको मरना पड़ेगा। एट बेड टाइम ही एंटर्स द चैम्बर विद मच ट्रेपिडेशन, यानी कि जब वो शादी उसने उसके साथ कर ली और जब वो नाइट के टाइम जब वो अपने चैम्बर में गया, उसके पास गया, तो बड़ी घबराहट के साथ गया कि हाउ कैन ही स्लीप विद सच ए हॉरिड ओल्ड वुमन, कि किस तरह वो एक बूढ़ी औरत के साथ जो है सो सकता है। एट दिस पॉइंट हाउएवर शी टर्न्स इनटू ए ब्यूटीफुल यंग वुमन, लेकिन इस पॉइंट पर यानी कि जब वो वहाँ जाता है तो वो एक सुंदर जो है ब्यूटीफुल औरत में बदल जाती है। देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ द टेल। इस टेल्स में ऐसी कई बातें होती हैं कि हर एक बार जैसे अब हुआ उसके साथ कि मेरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे वो मरेगा ही, तो वो कर लेता है, लेकिन यहाँ भी उसको नुकसान नहीं होता, वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। आगे फिर वो उसको कोई क्वेश्चन देगी कि या तो ये कर, नहीं तो ये होगा। तो इस तरह से कई सारे वर्जन्स आते हैं। जैसे दे कन्वे ए चॉइस गवेन्स न्यू वाइफ ऑफर्स हिम, यानी कि हर बार वो एक नई चॉइस उसके सामने रखती है कि डज ही वांट ए ब्यूटीफुल यंग वाइफ हु विल बी अनफेथफुल और अगली वुमेन हु विल बी डिलाइट हिम बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, कि क्या तुम्हें एक सुंदर लेकिन अनफेथफुल वाइफ चाहिए, कि क्या तुम्हारी वाइफ सुंदर हो लेकिन अनफेथफुल हो, या फिर अगली हो यानी कि सुंदर ना हो लेकिन फेथफुल हो, ठीक है, बिहाइंड द क्लोज डोर, उसको खुश रखे तो और हमेशा उसके प्रति वफादार रहे। तो अनदर वर्जन ऑफ, तो यहाँ पे भी वो जो है अगली बट फेथफुल को चुनता है, तो वो और सुंदर हो जाती है। मतलब इस तरह उसको हर बार जो है एक चॉइस उसके सामने रखी जाती है। अनदर वर्जन ऑफर्स हिम ए चॉइस ऑफ एन अगली वाइफ बाय डे एंड ए गॉर्जियस वाइफ बाय नाइट और वाइस वर्सा। इस तरह उसको बहुत सारी जो है चॉइसेस दी जाती है कि क्या तुम्हें एक दिन में अगली वाइफ और रात में सुंदर वाइफ, मतलब कोई चॉइस क्या रहेगी तुम्हारी। तो इस तरह उसने इस स्टोरी में जो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं। द कॉमन थ्रेड टू दीज वर्जन्स इज दैट गवेन हैज़ वाइजली लर्नड हिज लेसन and lets her choose whichever she wants to be, thus giving the woman her way in all things। तो हर बार जो गवेन है एक अपना एक लेसन सीख गया था कि उसने लास्ट में उसने क्या कहा कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो अब ये बात भी प्रूव हो जाती है कि एक औरत को हमेशा आदमी के ऊपर पूर्ण अधिकार जो है वो चाहिए, कि हमेशा जो वो चाहे वो हो। Chaucer's descriptive details of the wife allows the reader to envision a woman who does not pretend to be ब्यूटीफुल। अब इस जो वाइफ ऑफ बाथ की जो स्टोरी थी, इसके द्वारा जो चौसर है वो एक वुमन का एनविजन दिखाना चाहता था जो प्रिटेंड टू बी ब्यूटीफुल, डज नॉट प्रिटेंड टू बी ब्यूटीफुल, कि औरत ने उस औरत ने कि जिसने कभी भी ब्यूटीफुल होने का दिखावा नहीं किया, बट आफ्टर बरीइंग 5 हस्बैंड्स इज़ वेल वर्स्ड इन प्लीजिंग हर मैन, लेकिन अपने 5 हस्बैंड्स को छोड़ने के बाद या तो उनकी डेथ हो गई हो या फिर डाइवोर्स वगैरह हो गया हो, इज़ वेल वर्स्ड इन प्लीजिंग हर मैन, लेकिन अभी भी वो जो है बिल्कुल तैयार है अपने जो 6th हस्बैंड को खुश रखने के लिए। हर स्टोरी आस्क द लिसनर्स विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू ए मैन। अब उसकी जो स्टोरी है वो अंत में वो एंड करती है स्टोरी का मैन से, आदमियों से ये पूछते हुए
कि एक आदमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब उसकी स्टोरी के द्वारा तो ये क्लियर हो गया कि एक औरत को क्या चाहिए। अब वो पूछती है कि एक आदमी को क्या चाहिए। तो द इंट्रोडक्शन चौसर प्रोवाइड सपोर्ट्स द थीम ऑफ द स्टोरी शी टेल्स, अलाउडिंग टू ए फ्रिस्की रिलेशनशिप इन द बेडरूम इफ वन कैन ओवरलुक ए लेस देन परफेक्ट अपीयरेंस, यानी कि उसका जो है उसकी ओर इशारा करती हुए उसकी जो फ्रिस्की जो रिलेशनशिप मतलब जो अपीयरेंस थी उसकी, उसके बारे में बात करते हुए जो है चौसर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है वाइफ ऑफ उस बाद की स्टोरी का। तो चौसर्स एबिलिटी टू प्रेजेंट सच लाइफ लाइक पीपल विदाउट जजमेंट और प्रिटेंस इनेबल्स द ऑनलुक कर टू इमेजिन वाई व्हाट लाइफ वाज ट्रूली लाइक इन हिज डेज। चौसर ने जो जो है इन लाइफ लाइक पीपल यानी कि इन लोगों को जो जीवंत रूप में दिखाया है, इन लोगों की पिक्चर्स को जिस तरह से दिखाया है, तो चौसर जो है वो एबल है उस टाइम के जो समाज है उसको एज इट इज़ पेश करने की कोशिश की है चौसर ने। एंड टू रियलाइज दैट पीपल देन वर वेरी मच एज दे आर टुडे, कि और ये भी रियलाइज़ करवाया कि उस टाइम भी लोग ऐसे ही थे जैसे कि लोग आज हैं। वाइल वी कैन एन्जॉय हिज यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड अप्रिशिएट द आयरनी ही विटनेसेस, तो अब हम जो उसका जो ह्यूमरस जो स्टाइल है चौसर का, हम उसको भी एंजॉय करते हैं और एंड अप्रिशिएट द आयरनी ही विटनेसेस, और उसकी उसने जो आयरनी हमारे सामने प्रस्तुत की है उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। हिज नरेटिव प्रोवाइड्स ए रियलिस्टिक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट प्रीची ऑफ हार्श, और जो उसका जो नरेटिव है उसने एक रीडर को एक रियलिस्टिक जो है इंफॉर्मेशन प्रदान की है, जो कि प्रीची नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि वो उपदेश दे रहा और ना ही वो हार्श है, भी कटु नहीं है, किसी का भी उसने जो है दुखी नहीं किया किसी को भी उसने। द ऑथर्स स्लाइस ऑफ लाइफ इज़ रिवीलिंग येट जेंटल, जो ऑथर का जो स्टाइल था वो रिवीलिंग था, यानी कि उसने बिल्कुल खोल के रख दिया था करेक्टर्स को और टाइप ऑफ करेक्टर को, लेकिन जो है जेंटल वे में। द फाइनल असेसमेंट ऑफ दिस करेक्टर्स इज़ लेफ्ट टू द रीडर, और इन करेक्टर्स के बारे में जो फाइनल असेसमेंट है जो कि इनको किस तरह से जज करना है वो रीडर के ऊपर छोड़ दिया गया। The beauty of Chaucer's prologue to the Canterbury Tales is that he gives a microcosmic look at the Middle Ages. सबसे जो सुंदर बात है, सबसे जो अच्छी बात है चौसर के डिस्क्रिप्शन की प्रोलॉग की, तो वो क्या है कि उसने एक माइक्रोकॉस्मिक यानी कि बिल्कुल एक छोटे से छोटी बात भी बताई है मिडल एजेस की, यानी कि उस टाइम के का जो समाज था ये हम समझने के लिए ऐसा कुछ भी उसने नहीं छोड़ा कि कुछ डाउट रह गया हो कि किस तरह के लोग थे, किस तरह का समाज था, किस तरह के विचार थे। तो व्हेन ही इंट्रोड्यूसेस द पिलग्रिम्स ही गिव्स अस द गुड द बैड एंड द अगली, तो जब वो इंट्रोडक्शन देता है पिलग्रिम्स का उसने हमें अच्छे करेक्टर्स भी दिए हैं, बुरे करेक्टर्स भी दिए हैं और अगली करेक्टर्स भी दिए हैं। इट इज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडिवल सोसाइटी, ये मेडिवल सोसाइटी का मध्यकालीन समाज का एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब हर तरह के जो लोग हैं उस समाज से लिए गए हैं। अब है द नाइट एंड स्क्वायर आर द पिक्चर ऑफ शिवलरी, ठीक है। अब अगले जो करेक्टर हैं इसके जो नाइट है और स्क्वायर है ये शिवलरी यानी कि क्षत्रिय समाज से हैं, योद्धा जो कैटेगरी है सैनिकों वाली कैटेगरी है उन से है ये। द क्लर्जी डज नॉट फेयर एज वेल, तो नाइट और स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि ये योद्धा थे। नाइट जो है एक एक्सपीरियंस्ड योद्धा था, लेकिन स्क्वायर जो अभी अभी सीख रहा है, वो अभी नया है, लड़का है 17-18 साल का। तो द क्लर्जी इसके बाद कौन है, क्लर्जी है। क्लर्जी यानी कि जो पादरी, जो धार्मिक वर्ग से लोग हैं, मोंक नन एट्सेट्रा। द क्लर्जी डज नॉट फेयर एज वेल, लेकिन जितने भी ये धार्मिक वर्ग से लोग हैं, चर्च के तरफ से जो लोग हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। बोथ द मोंक एंड द फ्रायर डू नॉट डिस्प्ले द वैल्यूज दैट वी एसोसिएट विद द रिलीजियन, ना तो मोंक में और ना ही फ्रायर में, तो और ना ही द नन इज सीन एज वेन, नन भी व्यर्थ ही दिखाई दिए। जो मोंक है, फ्रायर है, नन है, इनमें एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं थी जो किसी रिलीजियस व्यक्ति में होनी चाहिए। तो ये था धार्मिक वर्ग। उसके बाद है द मर्चेंट क्लास इज आल्सो रिप्रेजेंटेड ड्रेस्ड टू रिफ्लेक्ट दियर स्टेटस। अब मर्चेंट क्लास को भी दिखाया गया, जैसे वाइफ ऑफ बाथ ये मर्चेंट ही थी, उनकी ड्रेस के द्वारा जो उनका स्टेटस दिखाया गया है कि किस तरह से जो व्यापारी लोग थे वो अमीर थे और वो अपनी अमीरी का दिखावा किस तरह से करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के करते थे, और जो कपड़े थे, ड्रेस ही उनकी जो स्टेटस सिंबल था। The rest of the pilgrims are a wonderful cross section of the people from the Oxford scholar to the wife of Bath to the pardoner। और कौन कौन लोग थे, वाइफ ऑफ बाथ तो थी ही, एक स्कॉलर था जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, विद्वान व्यक्ति था, और पार्डनर
ठीक है, पार्डनर था। तो ये ऐसे कई सारे लोग इसने दिखाए हैं। सम ऑफ दीज पीपल्स आर रूड एंड क्रूड, कुछ लोग इसमें बहुत सारे रूड हैं, वाइल अदर्स सीम टू बी वर्चुअस एंड गुड, तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। थ्रू दिस हिज नरेशन वी आर एबल टू गेट ए कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ इंग्लैंड इन द मिडल एजेस। तो जिस तरह से चौसर ने नरेट किया है प्रोलॉग को कैंटरबरी टेल्स के, और प्रोलॉग में है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया, तो उन करेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन के द्वारा जो मिडल एजेस में इंग्लैंड था जिस तरह का, यानी कि 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी ने, जैसे कि राइटर दावा करता है कि अगली 6 सेंचुरीज तक का जो इंग्लैंड था उसकी एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर, बिल्कुल एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत करता है। rather than somebody writing about this after the fact, Chaucer is an eyewitness to the time। और इस एक फैक्ट ये है इनके पीछे कि चौसर जो है इन सब का एक आई विटनेस है। ये नहीं है कि कहीं से भी ऐसे ही एक राइटर ने ऐसे डिस्क्राइब कर दिया पूरी की पूरी क्लास को, जैसे व्यापारी वर्ग को, किसानों को, इस नहीं, वो उन व्यक्तियों के साथ खुद था, खुद उनके साथ उसने रहकर अब ऑब्जर्व किया है, और जैसा उन्होंने अपने आप को बताया है वैसा चौसर ने उनको हमें बताया है। इसमें कुछ भी नकली या कुछ भी बनावटी नहीं था। तो चौसर की जो आर्ट ऑफ नरेशन है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, जिसके द्वारा जो समाज का मिडल एजेस का, यानी कि 14th सेंचुरी से लेके और आगे उसके बाद का भी जो समाज है वो हमें अच्छी तरह से पता चल गया कि किस तरह का समाज था, किस तरह के लोग थे अच्छी तरह से। और इसमें कुछ भी नकली नहीं था, कुछ भी इसमें दिखावा या प्रिटेंशन नहीं थी। तो ये था चौसर्स नरेटिव आर्ट। और इसका एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, वो है उसका आर्ट ऑफ पोर्ट्रेचर। किस तरह उसने हर एक व्यक्ति को अलग अलग डिस्क्राइब किया है, हर एक व्यक्ति के बारे में उसने बताया है।